गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं दुर्गेश शाही आज आपके साथ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के एक सबसे महत्वपूर्ण खंड, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों पर चर्चा करूंगा। तो मूल अधिकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या संविधान में इनका वर्णन किया गया है, कितने प्रकार के हैं, उसको जानने से पहले थोड़ा सा इन मूल अधिकारों की यात्रा को देखते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है और कैसे इसकी यात्रा प्रारंभ होती है। तत्पश्चात हम देखेंगे आगे एंड आफ्टर दैट कि होते कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है और संविधान में किस प्रकार से इसका विवरण किया गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया। ठीक, ये तो हो गई साधारण सी बात। परंतु ये फंडामेंटल राइट होते क्या है? क्यों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण खंड में एक है। एक्चुअली ये फंडामेंटल राइट्स ही हैं, ये मूल अधिकार हैं जो हमें प्रजा से नागरिक की ओर लेकर आते हैं, जो हमें प्रजा से नागरिक बनाते हैं। कल्पना करिए, जब देश की आजादी से पहले अगर हम चलते हैं, ठीक, जब मध्यकाल का दौर था या जब प्राचीन काल का दौर था या आजादी से पहले का जब दौर था, जब एक कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, हमारा ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो वास्तव में क्या हम नागरिक थे? नहीं, हम एक प्रजा थे। ठीक, प्रजा और नागरिक में जो मूलभूत अंतर होता है वो ये मूल अधिकार ही आपका लेकर आ जाते हैं। ठीक, तब प्रजा के पास इतने मूल अधिकार नहीं थे कि वो राज्य के साथ सीधे संवाद कर सके। ठीक, ये मूल अधिकार आपको राज्य से एक तरह से आपके और राज्य के बीच में जो है एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये फंडामेंटल राइट ही है जो आपको राज्य से और नागरिकों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। ठीक, एक पुल स्थापित करते हैं, एक सेतु स्थापित करते हैं। ठीक, भारत में मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स के कंसेप्ट से लिया गया। ठीक, और लेकिन भारतीय संविधान में इसे और गहराई में जाकर व्याख्यायित किया गया। ठीक, भारत में मूल अधिकारों की यात्रा सर्वप्रथम 1895 में जब संविधान एक विधेयक पारित किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के तहत जो है सबसे पहले 1895 में सर्वप्रथम इसकी मांग की गई। ठीक, सर्वप्रथम मांग इसकी 1895 में की गई। ठीक, पहली बार कि जब संविधान की मांग की गई कि हमारा एक भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए, उसी समय उसके साथ मूल अधिकारों के लिए भी मांग की गई। ठीक, क्योंकि हमारे जो देश के नवयुवक थे, जो उस समय तात्कालिक भारत में जो विदेश यानी ब्रिटेन पढ़कर आए और वो देख कर आए कि क्या अंतर है एक प्रजा में और एक नागरिक में। वो जब पढ़ कर आए तो उनको महसूस हुआ कि ब्रिटिशर्स आए तो यही कहते थे कि हम आपको सभ्य बनाने आए, आपको वो सब कुछ देने आए हैं, आपको एक सभ्य नागरिक बनाने आए हैं, लेकिन जो ब्रिटेन के लोगों के पास अधिकार प्राप्त है वो हमारे पास तो नहीं है। तो उनको मूल अधिकारों का महत्व समझ में आया और आने के पश्चात उन्हीं की जगाई हुई अलग से 1895 में पहली बार जब संविधान की मांग की गई तो सर्वप्रथम बार जो है मूल अधिकारों की मांग की गई। तत्पश्चात ये मांग कंटिन्यू रही। 1917 से 1919 के पीरियड में, 1917 टू 1919 के पीरियड में कांग्रेस द्वारा भी जो है इस मांग को जोर शोर से उठाया गया, मूल अधिकार की मांग को। कांग्रेस ने भी इसकी मांग की। ठीक, अच्छा, ये इसकी यात्रा और क्रम को बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। फिर 1925 में इस मांग को श्रीमती एनी बेसेंट ने भी बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। ठीक, ये भी क्वेश्चन आया कब किसने मूल अधिकारों की मांग को उठाया। एक बिल था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, इसके माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने इस मांग को बड़े प्रखरता और प्रमुखता के साथ ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ये प्रश्न आ भी चुका है, चाहे तो नोट कर लें किस बिल के द्वारा एनी बेसेंट जी ने रखा था। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 में। ठीक, परंतु अंग्रेज सरकार 1895 से 1925 तक की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों की यानी कि तकरीबन 30 साल की यात्रा में अंग्रेजों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
उन्होंने कभी इसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। ठीक, 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने भी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग को रखा। ठीक, मोतीलाल नेहरू जी ने भी इस मांग को रखा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। इसके अलावा 1927 और 1927 के मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था वहां पर, और 1930 में देखिए फंडामेंटल राइट का जो आपका चैप्टर है वो कंसेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल भी है कुछ। ठीक, कंसेप्चुअल तो भाई आपको समझना मूल अधिकार क्या होते हैं, जैसे पहली लाइन बोली, ये हमें प्रजा से नागरिक बनाते हैं, बिल ऑफ राइट्स के रूप में हम लोगों ने इनसे लिया, लेकिन कुछ फैक्चुअल चीजें भी हैं। ठीक, जैसे ये कि कब कब किसने किसने कैसे मांग की, तो बड़े ध्यान से इस पोर्शन को देखिएगा और समझिएगा, याद करिएगा। इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन उठे हुए हैं। फंडामेंटल राइट को इसीलिए भारतीय संविधान के सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस में एक कहा जाता है। तो 1927 के मद्रास अधिवेशन और 1930 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया। पहली बार, अभी तक तो सिर्फ मांग उठी थी, पहली बार इन अधिवेशनों में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए। ठीक, से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन अंग्रेज सरकार जस की तस रही। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, प्रस्ताव पारित किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया इस वक्त कि इसे दिया भी जाए। लेकिन चूंकि ये मांग बड़ी प्रमुखता और प्रखरता के साथ 1895 से नित अपनी यात्रा को पूर्ण करते हुए एक निरंतर गति से और एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रही थी। तो 1934 में सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। 1934 में सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति, जिसको आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बोलते हैं, इसका गठन किया। संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक, हिंदी में संयुक्त संसदीय कमेटी, इंग्लिश में जेपीसी से कहा जाता है। ये गठित हुई मूल अधिकारों पर विचार करने के लिए। अंग्रेजों ने जो भाई इतना लंबा समय, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। उनकी कमेटी बैठी इसमें, और इस कमेटी ने सिरे से मूल अधिकारों की मांग को खारिज कर दिया। बोले नहीं, हम इसको आपको नहीं प्रस्ताव, मतलब पारित, या आपको नहीं दे सकते। यानी संयुक्त संसदीय समिति ने एक तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी भारतीयों में एक आशा की किरण जगी कि शायद जो है हमारी मांग को स्वीकार किया जा सकता है। ठीक, लेकिन नहीं, सरकार ने इसे, यानी संयुक्त संसदीय समिति ने इसे अस्वीकार कर लिया। सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया, बोले नहीं भाई, ये तो नहीं दिया जा सकता। अगले साल आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण एक्ट, जिसको हम भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, उसमें भी इसको शामिल नहीं किया गया। ठीक, पहले ही जेपीसी ने मना कर दिया, तो फिर यहाँ पर तो शामिल होने का सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन एक आस रहती है कि शायद 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसको जगह मिल जाए, लेकिन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी इसको जगह नहीं मिली। तो 1895 से चलती हुई यात्रा 1935 तक, ठीक है, काफी वर्षा ऋतुएं, है ना, काफी ग्रीष्म ऋतुएं, शीत ऋतुएं सब देखती रही, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंग्रेज जस के तस प्रस्तर युग की तरह, ठीक है, आपकी मूल अधिकारों की हमारी मांग को अस्वीकार करते रहे। बाद में 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने 1945 में, उस समय तक ये माहौल बन गया था कि अब जो है भारत आजाद होने की राह पर बिल्कुल अग्रसर है, और अब बस कुछ ही वर्षों में, 2 या 3 वर्ष के भीतर भीतर भारत को आजादी प्राप्त हो जाएगी। उस समय तेज बहादुर सप्रू जी ने एक संविधान संबंधी रिपोर्ट शामिल की, और उसमें उन्होंने प्रमुखता से मूल अधिकारों को दिए जाने की वकालत की। तेज बहादुर सप्रू जी ने एक संविधान संबंधी रिपोर्ट में मूल अधिकारों को दिए जाने की बात करी। ठीक, और जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में
मूल अधिकारों के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया गया, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। मूल अधिकारों के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया गया, ठीक, जिसमें उपाध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। अक्सर प्रश्न आ जाता है कि मूल अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया गया, ठीक, और जेबी कृपलानी इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक। ये याद कर लीजिएगा, ठीक, बहुत बार क्वेश्चन आए, ठीक। जेबी कृपलानी इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी उपाध्यक्ष। और फिर इस समिति की रिकमेंडेशंस के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। तो ये तो एक यात्रा हुई भारतीय संविधान की। आप ध्यान रखिएगा, 1895 से चल के जो यात्रा प्रारंभ हुई थी, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर पूर्ण हुआ, ठीक, और 26 जनवरी 1950 से जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तब भारतीयों को ये मूल अधिकार प्राप्त हो गए। यानी 1895 से 1895 से जो एक यात्रा चालू हुई थी मूल अधिकारों के लिए, वो अंततगत्वा 1950 में आकर आपको प्राप्त हो जाती थी। एक लंबा संघर्ष भारतीयों ने इस मूल अधिकारों के लिए किया। तो क्या है ये, किस लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ? मैंने बताया आपको, ये प्रजा से हमें नागरिक की ओर लेकर जाते हैं, ठीक। मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, यहाँ तक कि आपसे राज्य अर्थात देश अर्थात सरकार भी आपसे इन मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती, ठीक। इसीलिए मूल अधिकारों का बड़ा महत्व है। राज्य इसको छीन नहीं सकती, राज्य इसमें कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष मूल अधिकारों पर परिस्थितियोंवश उस पर युक्ति युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। युक्ति युक्त निर्बंध से तात्पर्य है कि अगर सरकार को ऐसा महसूस होता है कि इन परिस्थितियां वर्तमान में सामान्य नहीं है, तो उन परिस्थितियों में सरकार आपके मूल अधिकारों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक। लगते जैसे मानिए आपातकाल की जब परिस्थिति होती है तब ऐसा लगता है। वर्तमान में एक महामारी का दौर चल रहा है, ठीक, पूरी दुनिया इससे ग्रस्त है और भारत भी इस समय कोरोना की चपेट में आया हुआ है और काफ़ी मात्रा में ग्रस्त है, आपको पता है ना। तो वर्तमान में देखिए आपके हमारे मूल अधिकारों पर कुछ युक्त निर्बंध लगे हैं। युक्त निर्बंध मतलब कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाहर जाने का अधिकार सीमित कर दिया गया है। इस समय आप नहीं निकल सकते, एक समय निश्चित कर दिया गया, इतने से इतने बजे के बीच में जाइए, ठीक, या फिर कोई आवश्यक हो तब आप निकल सकते हैं, है ना। क्यों? आपके हमारे हितों के लिए सरकार ने इसमें किया, ठीक। सरकार ने कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया कि इसको खत्म कर दिया है, ठीक, या आपसे हम लोगों से उन अधिकारों को छीन लिया गया, नहीं। इसमें कुछ, क्योंकि स्थितियां सामान्य नहीं है, इसलिए युक्त निर्बंध लगाए गए, है ना, कुछ समय के लिए। स्थितियां सामान्य होगी, पिछले वर्ष भी हुआ था, स्थितियां सामान्य हुई, सारी चीजें खुल गई, फिर थोड़ी कठिन परिस्थितियां आई, कोई बात नहीं, सरकार ने आपके ऊपर युक्त निर्बंध लगाए हैं, स्थितियां फिर सामान्य होंगी, फिर से इसको खोल दिया जाएगा, ठीक। तो ये जो मूल अधिकार है वो मूल अधिकार है, जैसे मैंने चर्चा की कि राज्य भी आपसे, सरकार आपसे नहीं छीन सकती, परंतु कुछ स्थितियों में निर्बंध लगाए जा सकते। और अगर आप इनकी प्रकृति यानी इनकी नेचर को देखेंगे तो इनका नेचर राजनीतिक और सामाजिक है। कैसा नेचर है? पॉलिटिकल सोशल नेचर के हैं ये। अगर आप मूल अधिकारों के नेचर की बात करोगे तो ये राजनीतिक और सामाजिक है, यानी एक प्रकार से ये आपको राजनीतिक और सामाजिक प्रवृत्ति के अधिकार प्रदान करते हैं। तो कैसे ये पॉलिटिकल सोशल, इसको जब हम अभी मूल अधिकार चालू करेंगे तो देखते हैं। तो ये तो हुई इसकी यात्रा फंडामेंटल राइट्स की, ठीक, कि कैसे कैसे प्रारंभ होकर ये आगे बढ़ा था। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं और कैसे उसकी प्रवृत्ति राजनीतिक और सामाजिक है, ठीक। तो चलिए पहले देखते हैं, जब भारतीय संविधान बनकर पूर्ण हुआ और लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 से जब ये लागू हुआ, उस समय हमारे पास कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि बिल ऑफ राइट्स के रूप में हमने इसको यूएसए से ग्रहण किया है, ठीक।
बिल ऑफ राइट्स के रूप में यूएस सेशन में ग्रहण किया। तो हमारे मूल संविधान में कुल जो मूल अधिकार थे, जब संविधान बनकर पूर्ण हुआ तो टोटल 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। कितने? 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है हमको दिए गए थे। कौन कौन से? तो पहले एक फटाफट इसके ऊपर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार हमको प्राप्त हुए थे जब संविधान बना था। ठीक, तो जिसमें सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, जिसको आप सरल भाषा में समता का अधिकार भी या समानता का अधिकार भी बोलते हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। हिंदी में समानता का अधिकार, इंग्लिश में राइट टू इक्वालिटी। राइट। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स अ ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक आपको राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। इसमें भी 6 प्रकार के क्लॉज की बात की गई है। और कौन से हैं जब इसके उसमें आएंगे तो देखेंगे। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट, यानी कोई राज्य जो है या कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, इसके विरुद्ध भी अधिकार है। ठीक। चौथा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इंग्लिश में शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कि हर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, इसका भी अधिकार दिया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अनुच्छेद 25 से 28 में इसके विषय में बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। जब हम अपनी आगे की क्लासेस में बढ़ेंगे तो हर एक मूल अधिकार पर, इसके अंदर हर एक अनुच्छेद पे, अगर समता के विरुद्ध अधिकार, समानता के विरुद्ध का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी उठाएंगे तो 14, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 क्या कहता है, 14 के अंदर क्या है, 15 के अंदर क्या है, एक एक खंड पर बड़े विस्तार से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपका हो गया। और आपका अगला है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, राइट रिलेटेड विद कल्चर एंड एजुकेशन। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। सोचिए, संविधान निर्माताओं ने कितनी खूबी के साथ हमारे एक एक खंड के ऊपर चर्चा की थी। ठीक। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे शरीर के लिए ऑक्सीजन होता है, ठीक है। आप कल्पना करिए उस देश की जहां पर मूल अधिकार नहीं होते हैं, ठीक है। अभी नॉर्थ कोरिया के लोगों से मिलिएगा, ठीक। नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपने देश में राइट टू फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, तानाशाही की प्रवृत्ति है। वो कहीं निर्बाध रूप से घूम नहीं सकते, वहाँ पर किसी को वीडियो रिकॉर्डिंग करने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। क्यों? सरकार के एक रेडियो होता है, वो 24 घंटे घर में चलता रहता है। जो भी फॉरेनर ट्रैवलर्स वहाँ पर जाते हैं उनको अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ पर जमा कर देना होता है, ताकि वो सरकार की किसी भी नीतियों का रिकॉर्ड करके बाहर न कर सके। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में अक्सर जो है एक आयरन कर्टन होता है, लोहे का पर्दा, यानी उसके बाहर कोई चीज़ जा ना पाए, ठीक। तो वहाँ के कई नागरिकों को आप देखिएगा, वीडियोज़ उनकी देखने को मिलती है, उनका जीवन बड़ा दुरूह हो चुका है। क्यों? मूल अधिकार ऐसे होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की भांति है, यानी अगर किसी व्यक्ति से अगर वो छीन लिया जाए तो ऐसा लगेगा कि उसके प्राण ही निकल रहे हैं, है ही नहीं, ठीक। आप समझ लीजिए, अगर आपसे आज आपके मूल अधिकार छीन लिए जाएं तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति जैसे जेल में बंद हो गया।
अभी कुछ समय के लिए आपके मूल अधिकारों को सीमित किया गया है, तो ऐसा लग रहा है जबकि आपके ही हित के लिए जो है इसको सीमित किया है सरकार ने, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप एक जेल में आ गए हैं। एक जेल के कैदी में और एक सामान्य नागरिक में हमारे आप में क्या अंतर है? ये मूल अधिकारी तो अंतर लेकर आते हैं। अभी आप क्या अपने मित्र से निर्बाध रूप से कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी उसके घर जा सकते हैं, सामान्य परिस्थितियों में, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय तो कहीं बाहर निकलने और उस पर रोक है। लेकिन जो जेल का कैदी है, क्या वो फोन का इस्तेमाल करके अपने घर में बात कर सकता है? आराम से नहीं कर सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके मूल अधिकारों को सीमित कर दिया गया। वो एक सजा का भुगतान कर रहा है ना। हफ्ते में एक दिन उसको अपने परिवार से मिलने का समय होता है, एक निश्चित समय के लिए, है ना। उसको एक निश्चित समय के लिए बाहर आने का, बाहर एकदम जेल से बाहर नहीं, अपने बैरक से बाहर आने का होता है। खाना खाने के लिए लाइन लगाइए, फिर चले जाइए, अपना काम करिए, फिर इधर हो जाइए। लेकिन हम स्वतंत्र हैं, है ना। तो अगर किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन से उसके मूल अधिकारों को छीन लिया जाता है, तो उसका जीवन एक जेल में बंद कैदी की तरह हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मूल अधिकार बड़े इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माताओं ने आपकी एक एक चीज पे अधिक ध्यान दिया, समानता पर, आपकी स्वतंत्रता पर, कोई आपका शोषण न कर सके, आपको आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको शिक्षा और अपनी संस्कृति को संभालने बचाने का अधिकार। आर्टिकल 29 से 30 में इसका जिक्र किया गया, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। एक और मूल अधिकार था जिसको हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ठीक, जब संविधान बना तब ये मूल अधिकार के रूप में था। ठीक, आर्टिकल 31 में। और 7वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये क्या है? अगर ये 5 आपके शस्त्र हैं, है ना, क्योंकि कोई राज्य भी इसको आपसे छीन नहीं सकता। ठीक, तो ये छठा कवच, यानी ये 7वां जो उस समय था, ये कवच है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके लिए कवच के समान है कि अगर कोई आपके मूल अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है, कोई राज्य या कोई व्यक्ति, तो आप ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत जो है आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाकर अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आप इसकी महत्ता यहीं से जानिए कि भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी एक प्रक्रिया होती है। आप नीचे लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रारंभ करके, ठीक, पहले आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। जब आप वहां पर निर्णय आएगा, अगर मानिए आपके पक्ष में नहीं आया, आप असंतुष्ट हैं, तो आप उससे ऊपर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वहां से संतुष्ट नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये एक हायरार्की सिस्टम है इंडियन जुडिशरी सिस्टम का। लेकिन फंडामेंटल राइट ही एक ऐसा क्लॉज है, अगर वो वायलेट होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय की या हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता है। आर्टिकल 226 में कुछ रिट्स दी गई है जो मूल अधिकारों से संबंधित है, लेकिन वो हाई कोर्ट की बात करता है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। ठीक, लेकिन ये जो 7 प्रकार के आपको अधिकार दिए गए थे मूल अधिकार, इसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और हटा के इसको एक कानूनी अधिकार यानी एक स्टैच्यूटरी राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। तो वर्तमान में आपके पास कुल कितने अधिकार हैं? आपके पास कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार, इसको वर्तमान में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार में एक बेसिक अंतर होता है। ठीक, मूल अधिकार क्या था? मूल अधिकार आपका था ये, इसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार मैंने आपको बताया वो कौन से अधिकार होते हैं जो राज्य अर्थात स्टेट अर्थात सरकार भी आपसे छीन नहीं सकती। लेकिन कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार होता है कि राज्य आपसे जब चाहे, ठीक, उस चीज को क्या कर सकती है? छीन सकती है। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति आपसे उसको नहीं ले सकता। जैसे मानिए आपकी एक प्रॉपर्टी है ना, कानूनी अधिकार, और वहां से सरकार को एक योजना के तहत, मानिए जो इस समय
नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है NHDP, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है ना, उनको चौड़ा किया जा रहा है 4 लेन 6 लेन 8 लेन का, या कोई लिंक एक्सप्रेस वे गुजर रहा है और आपकी जमीन वहां पर आ रही है, तो सरकार, चूंकि अब ये कानूनी अधिकार है, सरकार आपसे आपकी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, क्योंकि एक राष्ट्रीय योजना का निर्माण वहां पर हो रहा है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे ही ले लेगी, आपको उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। सर्कल रेट का 3 गुने या 4 गुने ज्यादा बढ़ाकर सरकार आपका मुआवजा देकर आपकी जमीन अधिग्रहण कर सकती है, क्योंकि एक विशेष योजना के तहत वो जमीन आपकी उस राह में आ रही है। ठीक, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे इस आधार पर वो नहीं ले सकता कि कोई आए आपका अनैतिक रूप से आपकी जमीन पर कब्जा कर ले, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप अपनी इच्छा से ही किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं। मानिए कोई पर्सन आया, उन्होंने बोल दिया भाई तुम्हारी जमीन रोड पे बड़ी अच्छी लग रही, लाओ हमको दो, तो अगर आपकी इच्छा है तब आप उसको बेच सकते हैं। अनैतिक रूप से कोई व्यक्ति आपकी जमीन आपसे नहीं ले सकता। ठीक, ये कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर ये मूल अधिकार में जब था तो सरकार आपसे चाहकर भी इसको नहीं ले सकती थी, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक, आपने कहा मेरा संपत्ति मेरा मूल अधिकार है, मेरी मर्जी, मैं नहीं दूंगा, आप 5 गुना भी ज्यादा पैसा देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा हो या ना हो, अब अगर राज्य को लगता है कि यहाँ से अगर कोई प्रस्ताव या कोई योजना के तहत आपकी जमीन का अधिग्रहण करना, तो वो आपको लेकिन उचित मुआवजा देते हुए, क्योंकि आपका एक कानूनी अधिकार है, आपकी जमीन को ऐसे नहीं छीना जा सकता, तो वो देते हुए उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक, तो इसको मूल अधिकारों से हटा के क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। इसलिए अब संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। तो वर्तमान में आपके पास कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। कौन कौन से, एक बार जिसमें देख लेते हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 to 24। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 to 28। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, राइट टू रिलेटेड विद कल्चर एंड एजुकेशन, आर्टिकल 29 and 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। तो ये 6 प्रकार के मूल अधिकार आपके पास हैं। ठीक, तो ये तो हुई मूल अधिकारों से संबंधित चर्चा कि मूल अधिकार क्या होते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे वो एक व्यक्ति के लिए प्राणवायु के समान होते हैं, कैसे इसके ना होने पर एक व्यक्ति जो है अपने आप को एक कैदी की तरह समझता है, कैसे बिल ऑफ राइट्स के रूप में हमने अमेरिका से लिया, कितने प्रकार के मूल अधिकार है, इसका नेचर क्या है। अब हम मूल अधिकार के भीतर प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक आपने इसकी रूपरेखा को समझा कि है कहाँ, कैसा है, क्या है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे मूल अधिकारों को संविधान ने हमें किस रूप में दिया। ठीक, तो आइए इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। एक एक सेक्शन, एक एक खंड पे इसका चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आर्टिकल बाय आर्टिकल। सबसे पहले वाली चर्चा होगी आर्टिकल 12 पे, अनुच्छेद 12। ठीक, देखिए हमने जो मूल अधिकार आपको अभी बताया, उसमें बताया कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो है आर्टिकल 14 से 18 की चर्चा करता है। ठीक, तो संविधान में जब मूल अधिकारों की चर्चा होती है तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को भी समझना जरूरी है कि आर्टिकल 12 क्या बात करता है। मैंने हर जगह आपसे बात की कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्य भी आपसे नहीं छीन सकता। तो इससे पहले कि हम मूल अधिकारों को समझना चालू करें अनुच्छेद 14 के तहत कि समानता का अधिकार क्या है, सबसे पहले ये तो जाने कि जो राज्य शब्द है आखिर वो है क्या। तो अनुच्छेद 12 में संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले राज्य यानी स्टेट शब्द को परिभाषित किया है। उन्होंने डेफिनेशन दी है आर्टिकल 12 की, यानी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य क्या होता है, इसकी परिभाषा जो है उन्होंने प्रदान हमें की है। ठीक, तो देखते हैं आर्टिकल 12 क्या है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 में क्या किया गया, अनुच्छेद 12 में राज्य, जिसे आप स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में, राज्य या स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई जो राज्य की चर्चा हो रही है, आखिर ये राज्य है क्या। ठीक, तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द में कुछ निम्नलिखित चीजों को शामिल किया। ये 4 क्लॉज मिलकर राज्य शब्द का निर्माण करते हैं, यानी राज्य की परिभाषा को डिफाइन करते हैं। क्या क्या, सबसे पहले भारत
सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, और संसद एवं पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट सबसे पहला क्लॉज है राज्य का, ठीक। राज्य अर्थात सरकार, तो केंद्र की सरकार आप बोल रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोल रहे हैं, भारत सरकार बोल रहे हैं, सब एक ही बात है। तो संसद एवं भारत सरकार पहली चीज। दूसरा, राज्य की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट्स, और राज्य सरकार है, एवं राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक। भाई आपको पता है केंद्र के लिए जो काम संसद करते हैं, संसद करती है, राज्यों के लिए वही काम स्टेट लेजिस्लेचर करते हैं, है ना। संसद के भी दो हाउस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो हाउस होते हैं, ठीक, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन विधान परिषद आवश्यक नहीं है कि हर राज्य में, ठीक। जो राज्य चाहते हैं वो अपने विधान परिषद का गठन कर सकते हैं, ठीक, लेकिन विधानसभा तो हर राज्य में होगी। तो भारत के कुछ ही राज्यों में, 6 राज्यों में जो है राज्य विधान परिषद का गठन है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, ऐसे करके। लेकिन अधिकांशतः राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है, सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कभी कि संसद के सदन कितने, तो 2, ठीक, लेकिन संसद के अंग कितने हैं, तो 3, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, और यही स्टेट लेजिस्लेचर में। अगर आपके राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं तो फिर राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा और राज्यपाल तीनों मिलकर राज्य विधानमंडल का अंग हैं, ठीक। लेकिन अगर विधान परिषद नहीं है तो फिर आपका राज्यपाल और राज्य विधानसभा। तो भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, इसके अलावा सभी स्थानीय प्राधिकारी, ऑल लोकल अथॉरिटीज, सभी स्थानीय प्राधिकारी, ऑल लोकल अथॉरिटीज, और अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये सब मिलकर राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं, ठीक। ये सब मिलकर राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं, ठीक। लेकिन अभी देखिए, ये तो क्लियर है, ये क्लियर है। इसमें लिखा है सभी स्थानीय प्राधिकारी, इसमें लिखा अन्य प्राधिकारी। तो प्राधिकारी से क्या मतलब है? प्राधिकारी से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से है जो जिन्हें विधि, उपविधि या फिर किसी आदेश को जारी करने का या निर्माण करने का अधिकार होता है, ठीक। फिर सुन लीजिए, प्राधिकारी अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है? ये अथॉरिटी कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जिसको किसी भी लॉ को, ठीक है, सभी लॉ को या किसी ऑर्डर को रिलीज करने का या इनके निर्माण करने का अधिकार करने की शक्तियां इनके अंदर निहित होती है या प्राप्त होती है, ठीक। मानिए जो भी सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, मानिए डीएम है, व्यक्तिगत स्तर पर अगर कुछ होता है तो इनको एक आदेश जारी, जैसे इसमें कोरोना पैंडेमिक का समय चल रहा है, आप देखिए डीएम का जो आदेश आता रहता है कि अभी लोकल अथॉरिटीज में यहाँ मार्केट इतने बजे खुलेगी, नहीं खुलेगी, यहाँ पर इसको बढ़ाया जा सकता है ना, नियम को थोड़ा सा घटाया जा सकता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ये कानून भी लागू कराया जा सकता है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये अथॉरिटीज है, ठीक। इसके अलावा हमने एक शब्द देखा, स्थानीय प्राधिकारी। अब लोकल अथॉरिटीज कौन सी होती है? ये भी सरकार का ही अंग होती है, ठीक। जैसे ग्राम पंचायतें, ग्राम सभा, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक है, माइनिंग स्टेटमेंट बोर्ड्स, ये सब जो है लोकल अथॉरिटीज। जैसे मानिए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों को आपको मैं बताया 29 प्रकार के कार्य करने का अधिकार है, ठीक। वो भी सरकार का एक अंग है ना, क्योंकि अगर आप देखें तो गांव स्तर पर ग्राम प्रधानों को कई प्रकार के अधिकार है, पट्टा देने का अधिकार है, ठीक है, स्कूल जो है फंडिंग आती है उसके स्कूलों का निर्माण करने का अधिकार है, मनरेगा की परियोजनाएं उन्हीं के माध्यम से चल रही हैं, और कई प्रकार के 29 प्रकार के कार्य हैं। एक प्रकार से वह भी जो है
सरकार के कार्यों में सहयोग करते हैं, उनको आदेश देने का या काफ़ी सारी चीज़ों को करने का अधिकार है ना, विधि के उपबंध और सारी चीज़ों में। तो लोकल गवर्नमेंट्स में जो है आपका नगर पालिकाएं, ठीक, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये सारे ग्राम पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सब जो है वो आपके लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, तो केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकारें और राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी कि नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये सब तक आपको पता है। अगर आप शहर में रहते हैं, ठीक, बड़े शहर में जहां पर नगर निगम है, तो आपको देखिए कितने प्रकार के अधिकार आप जो है मेयर को होते हैं। कुल 18 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं नगर निकायों को, है ना। जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसको 18 टाइप के वर्क्स मिले हुए हैं करने के लिए। ठीक, अगर आपकी सीवर जैसी कोई समस्या है, ठीक, तो आप इसके लिए विधायक के पास नहीं जाते हैं स्थानीय, ना सांसद महोदय के पास जाते हैं, आप अपने पार्षद से मिलते हैं, बोलते हैं भाई देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ पर सीवर की बड़ी समस्या है, इसका कृपया निदान करा दें, गली में या रोड पर बहुत अंधेरा रहता है, कृपया करके स्ट्रीट लाइट लगवा दें। तो ये काम सब छोटे छोटे जितने भी हैं ये पार्षदों के काम होते हैं। तो पार्षद जाते हैं, मेयर से चीज़ों को रखते हैं, है ना। पार्क का निर्माण कराना, तो ये आपका नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायतों का काम होता है। ठीक, तो देखिए एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, ये सब सरकार की भांति कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ये सब राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं, अर्थात सरकार शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। तो ग्राम पंचायतों को देखिए, उनको भी अधिकार होता है कि छोटे मोटे जो है प्ले ग्राउंड्स का निर्माण कराना, ये सारी चीज़ों का। ठीक, तो ये सारे के सारे संस्थान किसके अंतर्गत आते हैं, लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत, जो कि राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं। इसके अलावा अन्य प्राधिकारी में गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि किसी भी, मैंने आपको बताया ना, प्राधिकारी मतलब कोई विधि, उपविधि या आदेश को जारी करने या उसके निर्माण करने की शक्तियां जिनमें निहित होती हैं। तो आप देखिए गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक, या कॉरपोरेशंस हैं या अथॉरिटीज हैं, वो सब राज्य होते हैं, क्योंकि उनको भी अपने डिपार्टमेंट या अपनी अथॉरिटीज के लिए या जो भी क्षेत्र उनके अंतर्गत आता है उसके लिए कानून बनाने का या विधि द्वारा आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक, जैसे अन्य प्राधिकारियों में कौन कौन सा आएगा, चूंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। LIC, ONGC लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। रेलवे, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, आपका BSNL, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और ऐसे न जाने और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमें इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे 6 हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटीज। ठीक, ऐसे ना जाने और भी जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, अथॉरिटीज हैं, जिनको आदेश जारी करने का या कानून या विधि या उपविधि या आदेश जारी करने का, निर्माण करने का अधिकार या शक्तियां अंतर्निहित होती है, वो सब। जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक, अगर आप राज्य सरकार द्वारा गठित इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही जो है, जैसे बिजली प्रदान करती है आपको, आपके घर में जितनी भी लाइट की सप्लाई होती है उसका एक निश्चित बिल आता है महीने का। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रेट ज़्यादा कर देता, 8 से 9 रुपये कर देता, तो आप देते हैं उसको। जितनी आप लाइट कंज्यूम करते हैं उतना बिल आप देते हैं, है ना। अगर आप अपने बिजली के बिल का उचित समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ये अधिकार है, उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 2 महीने तक बिजली का बिल समय से नहीं चुकाता है तो उसकी बिजली आपूर्ति को काट दिया जाएगा, यानी उसकी सप्लाई को रोक दिया जाएगा। एक व्यक्ति आते हैं, 2-3 लोग, लाइनमैन और बाकी साथ में 2 लोग होते हैं, वो आते हैं, आपसे पूछते हैं भाई आपका बिल नहीं जमा है, और आपकी लाइट का कनेक्शन काट के आपको एक येलो कलर की, पीली कलर की पर्ची में आपको 200 या 300 रुपए का आपको दंड स्वरूप वो कर देते हैं कि भाई आपको इतनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब आप वहां पर ये नहीं बोल सकते कि भाई तुमने हमारी लाइट क्यों काटी, और काटी तो ये 300 रुपए का बिजली का बिल का ये जो पर्ची काट के गए दंड स्वरूप, ये क्यों,
ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अधिकार है, उसके पास ये अधिकार है कि उसने ये आदेश जारी किया कि अगर कोई व्यक्ति बिजली का बिल उचित समय पे नहीं करेगा तो हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर सकते हैं, प्लस उसके ऊपर दंड या जुर्माना भी आरोपित कर सकते हैं। ऐसे ही रेलवे को देखिए अधिकार है, वो समय समय पर जो है यात्री किराया बढ़ाता है, यात्री किराया घटाता है। रेलवे अथॉरिटीज के पास और भी सारे अधिकार होते हैं ना, कि वो संबंधित चीज़ों का वो सूचना या सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक, जैसे अगर आप इस समय पेंडेमिक का दौर चल रहा है तो रेलवे ने बोल दिया कि अंदर जो है जो व्यक्ति जा रहा है सिर्फ वही आएगा, उसको एक से अधिक व्यक्ति छोड़ने नहीं आ सकते। ठीक, ये कैसे हो गया? तो क्या रेलवे सरकार हो गई? बिल्कुल रेलवे राज्य है। क्यों? राज्य का अंग है, क्योंकि उसको उसके जो ऑफिसर्स हैं प्राधिकारी, उनको अथॉरिटी सरकार नहीं दी है कि वो विधि, उपविधि या कोई आदेश जारी कर सकते हैं। ये उनके में अंतर्गत शक्तियां निहित हैं। उन्होंने रोक लगा दी कि अब एक ही व्यक्ति ऐसे आएगा और इतना इतना इतना। अब रेलवे में 50% ही ट्रैवलर्स ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक, आज यहाँ पर ये रूट पे काम चल रहा है, इसलिए इस रूट ट्रेन का डाइवर्जन हो जाएगा, तो रेलवे के पास ये अधिकार है। ठीक, तो ये सारी चीजें मिलकर किसको परिभाषित करती हैं? राज्य को। फिर से भारत सरकार और संसद, राज्य सरकारें और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी जिसमें LIC, ONGC, रेलवे, बैंक, इंश्योरेंस, BSNL, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सभी को। बैंक में इस समय देखिए एक सर्कुलर है कि 3 दिन रोटेशन पॉलिसी पे काम होगा। आप अंदर जाइए, इस समय एक नियम आ गया है, बैंक में सिर्फ 4 काम हो रहे हैं। ठीक, कोविड पेंडेमिक के दौर में बैंक में सिर्फ 4 काम। ठीक, वो कैसे? RBI ने आदेश जारी कर दिया, तो शक्ति है उनके पास। बैंक क्योंकि एक राज्य है, वो आदेश जारी कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, इसीलिए वो राज्य का अंग है। उसने जारी कर दिया, इस समय सिर्फ डिपॉजिट होगा, विड्रॉल होगा पैसे का, पैसा आप जमा कर सकते हैं, पैसा आप निकाल सकते हैं, चेक की क्लियरिंग करा सकते हैं, या फिर कोई सरकारी चालान होगा उसका आप जमा या भुगतान करा सकते हैं। सिर्फ 4 काम, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। अब आप जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे अकाउंट खुलाना, वो बोलेंगे इस समय अकाउंट बंद है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो बोलेगा भाई आप ये देख रहे हैं, ये आदेश जारी हुआ है RBI का, हम नहीं कर सकते। पासबुक में एंट्री कर दो, नहीं दे सकते। पासबुक दे दीजिए, नहीं दे सकते। चेकबुक इशू कर दो, नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते इस समय, सिर्फ हम ये 4 कार्य करेंगे क्योंकि RBI की गाइडलाइंस ये आई है। ठीक, तो ये हो गया अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। ठीक, आशा करता हूं कि राज्य शब्द आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले अनुच्छेद 13 की तरफ। ठीक, आर्टिकल 13 क्या कहता है? ठीक, इस सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि डेफिनेशंस जो है काफी इसकी पूछी जाती है कैसे क्या होता है। ठीक, अब हम आते हैं अनुच्छेद 13 की तरफ। आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? अनुच्छेद 13 जो है वह क्या बात करता है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या बात हुई? अनुच्छेद 13 में जो एक सीधी बात है वो ऐसा है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो संविधान का उल्लंघन करता हो। ये सिंपल है। अब देखिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक, ये तो गई सीधी सी लाइन, मैंने आपको जो बताया। सिंपल भाषा में अगर आपसे पूछे आर्टिकल 13 क्या कहता है कि भाई राज्य ऐसा यानी स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो संविधान का उल्लंघन करता हो। अच्छा, अगर कोई उल्लंघन कर देगा तो कौन देखेगा भाई कि संविधान का अतिक्रमण कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है चेक करने का कि कोई भी कानून का निर्माण संविधान के अनुरूप हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, तो भाई अनुच्छेद 13 जो है वो न्यायालयों को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। अनुच्छेद 13 जो है वो न्यायालय यानी कोर्ट्स को मूल अधिकारों को क्या बना देता है? सजग प्रहरी। भाई 24 घंटे देखते रहो। ऐसा तो नहीं कि कोई मूल अधिकारों को वायलेट कर रहा हो, ठीक, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकारों को छीन रहा हो या कम कर रहा हो या संविधान के विरुद्ध की बात कर रहा हो। ठीक, तो न्यायालयों को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है ये। ठीक, कि भाई सरकार ऐसा कोई कानून तो नहीं बना रही कि मूल अधिकारों को ही कम कर रहा हो। ठीक, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 13 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आर्टिकल 13 2 भागों में डिवाइड है।
आर्टिकल 13(1) और 13(2) के रूप में। 13(1) बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। किसकी बात करता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान के पूर्व विधियां। ठीक, आर्टिकल 13 संविधान पूर्व विधियों की बात करता है। ठीक, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इसकी बात करता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। और ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, अर्थात संविधान पश्चात विधि। अब इसको जरा ध्यान से देखिए। संविधान पश्चात विधियां, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखिए, जब संविधान का हमारा निर्माण हुआ तो संविधान तो हमारा बनके 26 जनवरी 1950 को जो है मतलब 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ बनके, और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। लेकिन ये देश तो उससे पहले भी चल रहा था, तो उसके बाद भी चलने लगा, भाई चलेगा संविधान के अनुरूप। तो जब तक संविधान नहीं बना था, इससे पहले भी कई कानून बने हुए थे। ठीक है, आपको पता होगा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें से 250 धाराएं तो हूबहू ले ली गई इस हमारे भारतीय संविधान में। 250 जो है धाराएं वहां से हूबहू ले ली गई थी। उसकी भी तो काफी चीजों को उन्होंने शामिल किया। लेकिन संविधान निर्माताओं ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक क्लॉज रखा। उन्होंने कहा, देखो भाई, जो संविधान के लागू होने से पहले भी विधियां थी, उन सबको भी हम लोग अपने यहाँ शामिल कर सकते हैं। लेकिन उन संविधान के निर्माण की पहले की विधियों को भी आप शामिल कर सकते हो, लेकिन वो वर्तमान में जो संविधान द्वारा बनाए गए कानून हैं या जो मूल अधिकार हैं, उनको बस किसी प्रकार से कम ना कर रहा हो। अगर कोई पहले का बनाया हुआ कानून वर्तमान के किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो ऐसे कानून को हम नहीं शामिल करेंगे, नल एंड वॉइड हो जाएगा। जैसे मानिए हिंदू धर्म में पहले एक सती प्रथा का कानून था, उसको तो बहुत पहले बंगाल एक्ट 17 के तहत खत्म कर दिया गया। इसके अलावा और भी कई कानून थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, सारी चीजों को कानूनों को देखा गया। उनमें से उन सभी कानूनों को शामिल कर लिया गया जो किसी प्रकार से मूल अधिकार का किसी का उल्लंघन ना कर रहे। अभी आपने एक मुद्दा सुना होगा जो बड़ा चर्चित रहा है, तलाक बिद्दत, जिसको आप सरल भाषा में लोग ट्रिपल तलाक बोल देते हैं। तलाक बिद्दत, तलाक भी 3 प्रकार का होता है, तलाक हस्ल, तलाक अहस्ल, तलाक बिद्दत। यहाँ हम बात कर रहे हैं तलाक बिद्दत। ठीक, अब तलाक बिद्दत जिसको ट्रिपल तलाक बोला गया, जब आर्टिकल 13 को हम लागू कर रहे थे, तो हमने आपसे बताया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बनने से पूर्व जो भी कानून बने हुए थे उनको शामिल किया गया, बशर्ते वो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का वर्तमान में यानी संविधान बनने के पश्चात 1950 के मूल अधिकारों का हनन ना कर रहा हो। तो ऐसे ही कुछ हिंदू लॉज थे, उनको भी शामिल किया गया, कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉज थे, उनको भी शामिल किया गया। ये सब संविधान बनने के पहले थे, शामिल किया गया, तो चल रहा था। लेकिन वर्तमान में ये जो ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत जिसको कहते हैं, काफी समय से ये चर्चा का विषय बना रहा, 1986 में शाह बानो के समय से लेकर अभी तक। तो वर्तमान में कुछ समय पहले से मुस्लिम महिलाओं ने इसके खिलाफ काफी प्रखर रूप से आवाज उठाई और बोला कि ये जो ट्रिपल तलाक है, ये हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को जो है वो तलाक देने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन जो पुरुष हैं वो छोटी छोटी बातों पर इस तलाक बिद्दत का मिसयूज होने लगा। तो काफी महिलाओं के जीवन पर जो है या उनके अधिकारों पर जो है प्रश्न चिन्ह उठा। ठीक, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं बाद लेके गई, क्योंकि भाई हम एक मुस्लिम महिला होने से पहले इस भारत के नागरिक भी तो हैं। ठीक,
यहाँ पर हिंदू महिलाएं भी तो हैं, अगर उनके भी तलाक या कोई चीज़ होती है तो उनका एक प्रोसीजर है किस प्रकार से उसको जो है उनके डाइवोर्स होने का एक सिस्टम है, उनके लॉज हैं, ठीक है, कैसे उसका कानून में या न्यायालय के द्वारा उनको जो है अधिकार प्राप्त होता है, उनके अधिकारों का सारी चीज़ें की जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो बड़े लंबे समय तक जो है कोर्ट में ये मामला विचाराधीन था, देखा गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, ये भाई तलाक बिद्दत जो है ये मुस्लिम महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक, इसलिए इस तलाक बिद्दत को क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, इसको नल एंड वॉइड करिए, नल एंड वॉइड किया गया। और सरकार को बोला कि कानून बनाइए सख्त, तो आपको पता है कि अभी हाल में ट्रिपल तलाक के लिए कानून बन गया। तो जब ये केस चला तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट कि भाई क्या कह रहे हैं आप, आपको पता नहीं है कि ऐसे किसी भी चीज में जो है आप हस्तक्षेप नहीं करते जो किसी इस प्रकार से उससे पहले जब शामिल किया, तो बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं आपके उसमें। लेकिन अगर कोई लॉ आर्टिकल 13 में आपने शायद पढ़ा नहीं है ध्यान से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को साफ लिखा है कि अगर ऐसी कोई भी संविधान की पूर्व विधि जो वर्तमान में किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर रही होगी उसको हम नल एंड वॉइड कर सकते हैं, इसलिए इसको खत्म कर दिया। संविधान पश्चात विधि यानी संविधान के लागू होने के पश्चात भी ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता हो। अभी आपने सुना होगा सबरीमाला वाला केस, ठीक, सबरीमाला जो है भगवान अयप्पन का मंदिर है, वहां पर एक नियम ऐसा माना जाता है कि भगवान अयप्पन जो है वो ब्रह्मचारी हैं, तो जो भी महिलाएं जो जब वो रजस्वला हो जाती हैं तो एक निश्चित आयु के पश्चात वहां पर नहीं जा सकती, ठीक, तब से लेकर तब तक की, ठीक, एक 15 से लेकर 60-65 साल की महिलाओं को उस मंदिर में जाने से प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लोकल मान्यताओं के, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान अयप्पन जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और जो भी महिलाएं रजस्वला जब से वो होना प्रारंभ हो जाती हैं तब से लेकर 15 से 60 वर्ष की आयु तक उनका प्रवेश वर्जित है। तो कुछ महिलाएं वहां पर पहुंची कि ये तो हमारे मूल अधिकारों का एक प्रकार से उल्लंघन, अभी मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 52 में इसकी बात होगी, कैसे रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने देखा और बोला बिल्कुल ये तो मूल अधिकारों का उल्लंघन है, इसमें तो आप इनको रोक ही नहीं सकते। तो देखिए प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो ये भी एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था जो शामिल था और उसको फिर बाद में हटा दिया गया। और ऐसे ही पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कि ऐसे किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता जो संविधान के अनुरूप ना हो, यानी कि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तो ठीक 13(1) में प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात भी करता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ना पहले का कोई ऐसा कानून बन सकता है संविधान के निर्माण से पहले का, और ना संविधान के लागू होने के पश्चात ऐसे किसी कानून का निर्माण किया जा सकता है। तो आर्टिकल 13 इसी को डिस्क्राइब करता है, ठीक। तो आई होप आपको ये आर्टिकल 13 क्लियर हो गया होगा, ठीक, कि ना संविधान लागू होने के बाद ना संविधान लागू होने के पहले ऐसे किसी कानून का निर्माण कराया जा सकता है जो मूल अधिकारों या संविधान का उल्लंघन करता हो, ठीक। अगला, अब हम प्रवेश करेंगे अपने मूल अधिकारों की सीमा के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। पहला मूल अधिकार जिसको हमने देखा, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी, ठीक, अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल 14 to 18 है ना, जिसमें पहला अधिकार है मूल अधिकार, आर्टिकल 14 को हम देखते हैं, ठीक। राइट टू इक्विटी यानी कि विधि के समक्ष समता की बात करता है, ठीक। आर्टिकल 14 बोलता है कि राज्य किसी व्यक्ति को, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति, राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, है ना। यानी
कानून के समक्ष सब बराबर है और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा भाई, है ना। समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। अब देखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त और बड़े ही खूबसूरत तरीके से आर्टिकल 14 में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक, इसको भी हम दो पार्ट्स हैं इसके। ठीक, एक है इक्वलिटी, इक्वल बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समरूपता, इक्वल बिफोर लॉ। ठीक, और एक है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, विधियों से समान संरक्षण। अब जो ये राइट टू इक्विटी है, विधि के समक्ष समता, किसी व्यक्ति को, अर्थात आर्टिकल 14 जो भारत के नागरिक हैं उन पे भी और जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन सब के लिए बात करता है। ठीक, क्योंकि मैंने इसीलिए आपसे बोलेगा, ध्यान रखिएगा कि ये व्यक्ति की बात कर रहा है, नागरिक की बात नहीं कर रहा है ना। मूल अधिकार किसको प्राप्त होते हैं? भारत के नागरिकों, है ना। लेकिन अनुच्छेद 14 और व्यापक रूप में बात करता है। ठीक, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। अभी हम जब प्रवेश करेंगे तो आपको बताते चलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन इसके इतर जो अनुच्छेद हैं वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत के अनागरिकों को, यानी जो भारत का नागरिक नहीं भी है और भारत में, उन सबको प्रदान होता है। अनुच्छेद 14 वही बात करता है। ठीक, अनुच्छेद 14 को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। इक्वल बिफोर लॉ का मतलब है विधि के समक्ष समता। ये जो कंसेप्ट है आपका इक्वल बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समता का, ये हम लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया? ग्रेट ब्रिटेन से इस कंसेप्ट को लिया गया है। प्रोफेसर डाइसी ने इस कंसेप्ट की बात की थी। किसने? प्रोफेसर डाइसी ने। तो प्रोफेसर डाइसी ने इक्वल बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता में क्या बात की? उन्होंने बोला कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। इक्वल बिफोर लॉ क्या कहता है, जो उन्होंने ब्रिटेन से लिया, कि भाई कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे, हर व्यक्ति कानून के सामने समान है। इसीलिए आपने देखा होगा कोर्ट के जब सीन कभी मूवीज में या कहीं दिखाए जाते हैं, उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी होती है। ठीक, क्यों? कि भाई वो कुछ देख नहीं सकती न्याय की देवी, उनके लिए सभी व्यक्ति समान है। ठीक, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कोई हो, हर। प्रोफेसर डाइसी ने बोला कि जो विधि के समक्ष समता का सिद्धांत है, जो ग्रेट ब्रिटेन का है, वो क्या बात करता है? ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सब लोग समान हैं, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं। अगला सिद्धांत जो है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, विधियों के संबंध में समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण की बात। ये जो कंसेप्ट है हमारा विधियों के समान संरक्षण, ये हम लोग ने यूएसए से लिया। कहां से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो भारत ने बड़ी खूबी के साथ ब्रिटेन की भी अच्छाई को ले लिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी अच्छाई को लिया। ठीक, हमें पता है जब उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात हमने जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया। 60 देशों के अच्छे अच्छे तत्वों को हमने शामिल किया, हर जगह का जो अच्छी चीज है उसको अपने भीतर समाहित करके भारतीय संविधान का निर्माण हमने किया है। अनुच्छेद 14 में पहला पार्ट इक्वल बिफोर लॉ की बात करता है, जो मैंने आपको बताया प्रोफेसर डाइसी ने, हर कोई कानून के समान समान है। ये ब्रिटेन का कंसेप्ट है। अगला इक्वल प्रोटेक्शन लॉ है, भारत ने इसको भी अपने अंदर शामिल किया, ये यूएसए का है। ये बोलता है हाँ भाई ये तो सही है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समान सब बराबर है, कोई ऊंच नीच भेदभाव कुछ भी किसी प्रकार का नहीं होगा। ठीक, यानी आर्टिकल 14 जो है ये वर्ग विभेद का निषेध करता है। किसका? वर्ग विभेद का, कि ऐसा नहीं होगा कि कोई मनुष्य बड़ा है तो उसका अलग से, तो ये वर्ग विभेद का तो निषेध करता है, प्रोहिबिटेड करता है वर्ग विभेद को। लेकिन ये बड़ी खूबसूरती के साथ वर्गीकरण की अनुमति दे देता है, क्लासिफिकेशन की। ठीक, वर्गीकरण की अनुमति दे देता है। अब ये वर्गीकरण क्या होता है?
वर्ग विभेद का निषेध करता है, इक्वल बिफोर लॉ, सब समान, कोई नहीं छोटा बड़ा। वर्गीकरण की अनुमति देता है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के लिए। भाई देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों को कुछ छूट दी जा सकती है, विच इज नोन एज वर्गीकरण। ठीक, कैसे? जैसे आप और हम ट्रेन की यात्रा करते हैं, है ना? जब हम ट्रेन की यात्रा करते हैं तो आप देखिए, ट्रेन में 8 साल तक के बच्चे का हाफ टिकट लगता है, 5 साल से छोटे बच्चे का कोई टिकट नहीं लगता, 5 साल से ऊपर और 10 साल तक का बच्चा अगर होता है तो उसका हाफ टिकट लगता है। ठीक, और 10 साल से ऊपर अगर कोई है लेकर किसी भी उस तक आयु 60 साल तक की आयु का, है ना, ऐसे तो कैटेगराइजेशन होगा। 5 साल से कम का बच्चा, कम आयु का बच्चा, कोई टिकट नहीं। ठीक, ध्यान से समझिएगा इस क्लॉज को, इक्वल प्रोटेक्शन में कोई टिकट नहीं। 5 से 10 वर्ष का बच्चा, हाफ टिकट, राइट। फिर 10 से लेकर 60 साल फुल टिकट, और फिर 60 वर्ष के ऊपर व्यक्ति को छूट मिलती है टिकट में। ठीक, अब ये बताइए, अगर आप पूरी टिकट देते हैं तो आपको एक पूरा बर्थ मिलता है, तो क्या जो बच्चा हाफ टिकट लेता है, क्या उसका सीट आधी कर दी जाती है? क्या नहीं, उसको भी सीट तो फुली मिलती है। या जो 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है, क्या उसको, जिसको छूट मिलती है, उसको भी तो सीट पूरी मिलती है। अब क्या आप और हम इस आधार पर कोर्ट चले जाएं कि भैया आपने बताया आर्टिकल 14 के तहत कि कानून के समक्ष सभी लोग समान है ना, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई कुछ, ना कोई कुछ। तो भैया ये बताइए, क्यों आप ये 5 से 10 साल के बच्चे का हाफ टिकट ले रहे हैं, और सीट तो उसको भी आप फुल दे रहे हैं हाफ में, और जो 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है उसको भी आप आयु के आधार पर छूट दे रहे हैं, बर्थ तो उसकी भी उतनी ही है जो हमारी है। ठीक, उससे कम पैसा ले रहे हैं, 5 से 10 वाले का भी कम ले रहे हैं, और हमसे पूरा ले रहे हैं, बर्थ तो एक ही है। ये किस आधार पर संरक्षण आप वर्ग विभेदीकरण कर रहे हैं भाई? तो फिर आपको कोर्ट बताएगा कि भाई साहब आर्टिकल 14 के तहत हमने इक्वल बिफोर लॉ तो है ही, वो कुछ परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में है इक्वल बिफोर लॉ? मानिए किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, ठीक, किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, ठीक, तो उस परिस्थिति में ये नहीं कि किसी को कानून से छूट दे दी जाएगी, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है। अगर कोई बच्चा 15 साल से कम आयु का है तो फिर उसको जुवेनाइल कोड के तहत सजा दी जाएगी, सजा उसको भी दी जाएगी। ठीक, लेकिन हो सकता है आपने निर्भया कांड देखा होगा। ठीक, निर्भया कांड में जो दोषी थे उनको फांसी हुई, लेकिन जो 15 वर्ष से कम आयु का लड़का था उसको जुवेनाइल कोड के तहत जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा, मतलब जो है दी गई। अब वो इतने वर्ष की सजा पूरी करने के बाद बाहर आ जाएगा, उसको मृत्युदंड नहीं दिया गया। ठीक, जबकि उसी समान अपराध के लिए बाकी लोगों को मृत्युदंड दिया गया, है ना। तो इसी प्रकार से रेलवे में आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 60 वर्ष के व्यक्ति को छूट क्यों, ये क्यों। आप कोर्ट जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में उनको संरक्षण दे दिया जाता है। ऐसे ही जब आपकी रेलवे का टिकट बुक होता है तो अगर 60 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति होता है तो उसको लोअर बर्थ मिल जाता है। आप भी अगर लोअर बर्थ पे या साइड लोअर बर्थ पे टिकट पे टिक करेंगे, अगर आप 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के भीतर के, तो सकता है आपको ना दी जाए। अगर वहीं पर किसी समान व्यक्ति ने, यानी 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति ने अगर उस बर्थ पर टिक किया, तो ये होता है विशेष कानून से के लिए संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन में। ठीक, इसी के तहत जो है आप देखिए महिलाओं को, बच्चों को कुछ विशेष परिस्थिति में छूट मिलती है ना। आप देखिए अगर पुलिस वाले जब होते हैं, आप भी अगर ट्रिपलिंग करके जा रहे हो अपनी गाड़ी पे, जो कि एक कानूनी अपराध है, एक महिला भी जा रही है, ठीक, तो अगर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, अगर वहां पर कोई महिला पुलिस नहीं है तो ठीक, गाड़ी रोकी जाएगी, महिला का भी चालान काट दिया जाएगा, आपका भी चालान काट दिया जाएगा। ठीक, लेकिन हो सकता है आपको ट्रैफिक पुलिस वाला 4 बातें सुना दे, क्या करते हो, तमीज नहीं है, ऐसे चलते हो वैसे, उनको ऐसी बात नहीं सुना पाएगा। ठीक, क्यों? एक तो महिला पुलिस साथ में नहीं है। अब आप कहेंगे सर कानून तो सबके लिए एक समान है, तो ऐसा क्यों? कुछ समान संरक्षण। कोई छोटा बच्चा मानिए 18 साल से कम का है, और आजकल तो बच्चे कार और स्कूटर सब, बाइक सब चलाने लग गए। अब बच्चे को पकड़ लिया गया, स्कूल से आ रहे हैं, और आपको ही पकड़ लिया जाए, तो आप कभी देखिएगा आपका तो चालान कट जाएगा, आपके में चाहे सारी चीजें पूरी हो, एक छोटी सी चीज हो, लेकिन उस बच्चे को डांट के करके छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, स्कूल में पढ़ रहे हो, लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चलाते हो, चलो पापा से बात करो, अंकल प्लीज सॉरी सॉरी करके उसको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा ठीक है तुम जाओ। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई इक्वल प्रोटेक्शन है।
थोड़ा सा उसको समझा दिया गया, समान संरक्षण दे दिया गया बच्चे के, ठीक। तो ये है भारत में दोनों चीजें लागू हैं, ठीक। जहाँ पर कोई ऐसी जघन्य सी चीज आएगी वहां पर फिर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, ठीक। और अगर जहाँ पर समान सी चीज है तो वहां पर इक्वल प्रोटेक्शन लॉ दे दिया जाता है, ठीक। भारत में 80% ये लॉ चलता है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, 20% ये चलता है इक्वल बिफोर लॉ, ठीक। दोनों चीजें हैं भारत में, याद रखिएगा, विधि के समान समक्ष समता में, यानी कि ये सही है कि कानून किसी को छोटा बड़ा ऐसा वैसा नहीं मानता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में विधि के सामने हाँ उनको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। जैसे अभी तक देखिए किसी महिला को भारत में मृत्युदंड नहीं मिला है, ठीक। अभी एक महिला के लिए मृत्युदंड का वो आया है, तो देखिए उनको प्राप्त हो पाता है नहीं, तो क्यों, अभी तक कुछ एक समान संरक्षण दे दिया गया है ना। जैसे कभी किसी का कोई वो होता है तो महिलाओं को थोड़ा छूट दे दिया थी, पुलिस स्टेशन में रात के 8 बजे के बाद आप महिलाओं को वहां पर गिरफ्तार करके नहीं रख सकते, ठीक। किसी भी महिला के खिलाफ अगर कोई FIR है, अगर आप वारंट इशू है लेने जाओगे तो साथ में महिला पुलिस का होना आवश्यक है। कोई मेल जनाना पुरुष जो है मेल जो है वो फीमेल कोई भी महिला अपराधी अगर होगी या कोई वांछित होगा तो उससे जो है वो नहीं कर सकता। रात में 8 बजे के बाद महिलाओं को थाने में नहीं लाया जा सकता, जबकि पुरुषों को लाया जा सकता है। तो ये कुछ विधियों के लिए समान कुछ संरक्षण विशेष परिस्थितियों के लिए दिया गया, ठीक। तो ये अमेरिका का कंसेप्ट है जिसको मिल गया। तो ये अनुच्छेद 14 को डिफाइन करता है विधि के समक्ष समता, है ना। 2 क्लॉज है, EBL इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ठीक। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 15 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। राइट टू इक्वलिटी का अगला आर्टिकल अनुच्छेद 15, ठीक। अनुच्छेद 15 जो है इसमें क्या बात होती है समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 15 में कितने जो है सब क्लॉज है। तो अनुच्छेद 15 में कुल 5 खंड हैं। आर्टिकल 15 में कुल 5 खंड हैं, टोटल 5 क्लॉजेज हैं इसमें, ठीक। जो क्लॉजेज हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं, आर्टिकल 15(1), 15(2), ठीक, 15(3), 15(4) और 15(5). मैंने जब आपको स्टार्टिंग में आज क्लास स्टार्ट किया तो बताया कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं, ठीक। यानी हमको जो फंडामेंटल राइट्स मिले वो स्टेट के खिलाफ उसमें मिले, अगेंस्ट में, कि भाई हमको ये सारी आजादी है, राज्य चाहकर भी हमारे मूल अधिकारों को ना तो उसमें कोई नकारात्मक परिवर्तन कर सकता है और ना हमसे छीन सकता है, ठीक। तो ये किसके खिलाफ होते हैं, नागरिकों को मिलते हैं स्टेट के खिलाफ। आर्टिकल 15 को आप समझिएगा, उसमें जो पहले जो 2 हैं वो आपके मूल अधिकार है। आर्टिकल 15(1) और 15(2) क्या है, मूल अधिकार। अभी मैं आपको बताऊंगा 15(1), 2, 3, 4 क्या कहता है। ये दोनों क्या है, मूल अधिकार है। यानी ये आपको क्या मिला है, ये राज्य के विरुद्ध आपको मिला है ना, राज्य के प्रति नागरिकों को मिला है। जबकि 15, 3, 4 और 5 ये राज्य की शक्ति के विषय में बताता है, ये राज्य की शक्ति के विषय में बताता है, ठीक, कि राज्य के पास ये पावर है कि वो ऐसा कर सकता है, ये राज्य की शक्ति के बारे में बताता है, ठीक। कैसे, अब जब इसको देखेंगे आर्टिकल बाय आर्टिकल तो आपको समझ में आएगा कैसे। याद रखिएगा 15(1) और 2 ये मूल अधिकारों की बात करता है और 3, 4, 5 है तो सारे ही फंडामेंटल राइट, ठीक, आप ही के लिए प्रदान किए गए। लेकिन 15, 3, 4, 5 ये राज्य की शक्ति के बारे में ज्यादा बात करते हैं। कैसे, देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 15(1) क्या कहता है, अनुच्छेद 15(1) कहता है कि केवल राज्य की बात कर रहा है, केवल धर्म, रिलीजन, केवल धर्म, मूल वंश यानी कि उसका ओरिजिन क्या है, धर्म, मूल वंश, लिंग, जेंडर, जाति, कास्ट, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान यानी कि बर्थ प्लेस, इन 5 आधार पर
राज्य यानी स्टेट किसी व्यक्ति के साथ कोई भी विभेद नहीं कर सकता, यानी स्टेट वुड हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी पर्सन on the basis of those 5 clause: religion, origin, gender, caste and birthplace. ठीक, यानी राज्य के पास ऐसा कोई जो है वो शक्ति नहीं है, या राज्य के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो इन 5 आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेद कर सके, कि उसका रिलीजन क्या है, ठीक, कोई भेदभाव नहीं हो सकता, वो किसी भी रिलीजन का हो, सब भारत में समान है, चाहे वो किसी रिलीजन, बल्कि भारत तो धर्म से आगे पंथ निरपेक्षता की बात करता है ना, सेक्ट्स की बात करता है, वो किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी सेक्ट को मानने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य किसी से उसके धर्म या फिर उसका मूल वंश क्या है, कहाँ से है, किस मूल का है, इसके आधार पर, जेंडर के आधार पर, उसके बर्थ प्लेस के आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर उसके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आर्टिकल 15(1) ये बात करता है, ठीक, इन 5 आधारों पर राज्य उससे कोई बात नहीं कर सकता, ठीक। इसी के तहत आर्टिकल 15(2) 15(1) से ज्यादा आगे की बात करता है। आर्टिकल 15 किसकी बात करता है कि ये सारी चीजों के बेस पर राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता, मतलब स्टेट यानी सरकार किसी व्यक्ति से इन बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। यानी राज्य ये नहीं कह सकता कि तुम फलानी उस जाति के हो, उसके हो, उसको तुमको नौकरी नहीं देंगे, तुम इसके हो तो तुमको ये योजना का, इस धर्म के हो तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ है तो इस आधार पर कुछ नहीं होगा, नहीं। स्टेट के पास ये राइट नहीं कर सकता। अगर स्टेट ने ऐसा किया तो उसको फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा और व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। आर्टिकल 15(2) इससे भी ज्यादा व्यापक है, 15(1) से भी ज्यादा बड़ी बात करता है। वो ये बात करता है कि ये राज्य तथा व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से निषिद्ध करता है। ये बोलता है भाई 15(1) में तो हमने बोला कि राज्य नहीं कर सकता है, लेकिन 15(2) में कोई व्यक्ति यानी एक सिंगल पर्सन, हम आप कोई भी, और ये राज्य यानी सरकार, दोनों इन 5 क्लॉज पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती। 5 खंडों के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती, ठीक, कोई भेदभाव नहीं कर सकती, ठीक। यानी 15(1) में बोल रहा है कि भाई राज्य नहीं कर सकता, जबकि 15(2) में क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता। ये नहीं कि सिर्फ स्टेट नहीं कर सकता, राज्य, हम और आप साधारण व्यक्ति हो, वो भी किसी व्यक्ति से इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक। यहाँ पर जब डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है तो निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि राज्य, देखिए, इसके आधार पर तो डिस्क्रिमिनेशन करता ही है, लिंग के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वहाँ पर पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। भारतीय सेनाओं में तीनों सेनाओं की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तो हमने आर्मी को लेते हैं। लेकिन आप देखिए, जैसे काउंटर सर्जेंसी ऑपरेशंस जो होते हैं या फिर जो बॉर्डर पोस्टिंग्स होती हैं, वहाँ पर आप कभी देखेंगे किसी महिला को वहाँ पर जो है अपॉइंट नहीं किया जाता बॉर्डर एरियाज में, ठीक है, या फिर काउंटर सर्जेंसी ऑपरेशंस में कुछ स्थिति में किया जाता है, ठीक है, उसमें पेट्रोलिंग पर ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर आपको जो है मेल पुरुष दिखेंगे। क्यों? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो आपने बताया कि लिंग या जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, फिर यहाँ ऐसे कैसे? तो भाई यहाँ पर सॉरी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी राज्य यहाँ पर सकारात्मक उसके तहत कर रहा है, ठीक। ऐसे ही कभी किसी प्राइवेट फर्म या फैक्ट्री में ऐसा होता है, अगर कोई महिलाएं और पुरुष दोनों मानिए एक ही काम कर रहे हैं, है ना, मानिए किसी लेदर फर्म में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भारी सामानों का सारा काम होता है, कटिंग चल रही है, तो वहाँ पर महिला भी काम कर रही है, पुरुष भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, मानिए जैसे किसी पत्थर की कटाई चल रही है, तो कोई महिला भी मशीन से पत्थर को काट सकती है, पुरुष भी काट सकता है। लेकिन होता क्या है, शारीरिक बल के अनुसार कोई पुरुष उसमें कोई वैसी बात नहीं है कि कोई पुरुष उठा के उस पत्थर को सकता है आसानी से रखे, लेकिन महिला को उसको उठाकर अकेले उठाकर होने में रखने में तकलीफ हो।
तो होता क्या है कि फिर कोई पुरुष उठाकर उसको वहां पर रख सकता है। इतनी छूट दे दी जाएगी कि भाई देखो ये महिला कटिंग कर रही है, लेकिन आप दो लोग का काम है कि आप इस पत्थर को उठा के यहाँ रख देंगे, जबकि पुरुष भी वही कटिंग कर रहा है, उसमें क्या कि भाई वहां से पत्थर उठाओ, रख लो और कटिंग कर दो। ठीक, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो पॉजिटिव तो हो सकता है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार का नहीं हो सकता, राइट। तो 15(1) राज्य को ही आदेश देता है, 15(2) व्यक्ति को भी आदेश देता है कि आप ऐसा कोई क्लॉज नहीं करेंगे, राइट। अब हम आते हैं अनुच्छेद 15(3) की ओर। ठीक, आर्टिकल 15(3) मैंने आपको बताया आर्टिकल 15(1) और 2 क्या कहते हैं? मूल अधिकार, यानी ना राज्य ना व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के आधार पर, इन 5 आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और आर्टिकल 15(3) मैंने बताया ये राज्य की शक्ति के बारे में बात करता है। तो कैसे राज्य की शक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। ठीक, अनुच्छेद 15(3) जो है वो राज्य को ये अधिकार प्रदान करता है कि, या शक्ति प्रदान करता है कि वो स्त्रियों और बच्चों के लिए, बालकों के लिए एक विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15(3) ये राज्य को, यानी स्टेट को, स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है, राइट। अब देखिए, आप कहेंगे सर अभी तो आपके 15(1) में बताया कि राज्य भाई ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना मूल वंश के आधार पर, इन सब आधार पर नहीं कर सकता। 15(3) राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि आप महिलाओं के लिए और बालकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपको पता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति, चाहे वो किसी भी वर्ग की रही हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, महिला का, मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि महिला की खुद एक अलग जाति है। महिला किसी जाति के बंधन में नहीं बनी, महिला किसी धर्म के बंधन में नहीं बनी, महिला खुद में एक धर्म है, महिला खुद में एक जाति है। चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति की महिला हो, समस्याएं लमसम सम की एक समान होती है। तो काफ़ी पहले से जो है, देश के आज़ाद होने के पहले से महिलाओं के साथ कुछ जो है परिस्थितियाँ उनके अनुकूल, समानानुकूल नहीं रही। तो इसको देखते हुए आर्टिकल 15(3) में इस क्लॉज को जोड़ा गया कि भाई देखिए, राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान बना सकता है। तो 15(3) के तहत राज्य ने बनाया भी। जैसे आपको पता होगा आर्टिकल 21A में हमने राइट टू एजुकेशन को जोड़ा। अभी आगे आएंगे तो देखेंगे, हमारा फंडामेंटल राइट है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक, कैसे? 15(3) में तो क्लॉज मिला उसको कि भाई राज्य ऐसा कोई प्रावधान बना सकता है, इसलिए राज्य ने इसको अनुच्छेद 21 के रूप में फंडामेंटल राइट के रूप में बनाया। ठीक, तो बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकता है, बिल्कुल राज्य करता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। ठीक, बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कर सकता है ना। आर्टिकल 21A उसमें जोड़ा गया था, जब राज्य को लगा तो उसने किया। दूसरा, महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या किया? बिल्कुल किया। आप देखिए, कई सारी योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए अलग से चल रही थी। इसके साथ साथ महिलाओं को विकट स्थिति से बचाने के लिए महिला आयोग की स्थापना की गई है, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग। अगर किसी महिला को कोई प्रताड़ित कर रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वो सीधा महिला आयोग में कंप्लेन कर सकती है। एक केंद्रीय महिला आयोग होता है और राज्य स्तर पर महिला आयोग होता है। तो आर्टिकल 15(3) के तहत इसका प्रावधान किया गया। ठीक, इसके साथ साथ और भी क्लॉज है। ठीक, आपने देखा होगा 1090, ठीक, 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन है उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, वुमेन पावर हेल्पलाइन। अगर किसी महिला को कोई समस्या है, टीजिंग की, ये वो, कोई किसी भी रूप में, मानसिक, शारीरिक, किसी भी रूप में अगर किसी महिला को कोई परेशान कर रहा है, तो वह महिला सीधा 1090 के तहत जाकर क्या कर सकती है? वो सीधा जाकर अपनी 1090 पे कंप्लेन कर सकती है। तो उनके लिए एक स्पेशल जो है वुमेन पावर लाइन का किया गया। अभी उत्तर प्रदेश में एक मिशन शक्ति का जो है पिछले
नवंबर 2020 में इसका उद्घाटन किया गया, मिशन शक्ति। इसके तहत हर पुलिस थाने में एक महिला विंग की स्थापना की जाएगी जो महिलाओं से संबंधित केसों को सुनेगी। स्पेशली हर उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में महिलाओं से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है मिशन शक्ति के तहत। ठीक, इसके साथ साथ आपने सुना होगा घरेलू हिंसा एक्ट, जिसको आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोलते हैं, 2005 में ये बनाया गया, क्योंकि महिलाओं के साथ हिंसा की जो है बहुत शिकायतें आ रही थी। ठीक, चाहे वो विवाहित हो चाहे वो अविवाहित। ठीक, तो इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया गया। अगर किसी, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो बिना शादीशुदा महिला, उनके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा अगर की जा रही है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कंप्लेन अपनी पुलिस थानों में दर्ज करा सकती हैं और इस कानून के तहत उनको सजा भी दी जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये राज्य ने महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया अनुच्छेद 15(3) के तहत। ठीक, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 15(3). तो देखिए, राज्य को यानी स्टेट को ये राइट दिया गया और स्टेट ने इसके लिए कानून बनाया, एक्ट पारित करके। ठीक, इसी में अगली कड़ी आती है आर्टिकल 15(4) की। अच्छा, आर्टिकल 15(4) और राज्य को क्या शक्ति देता है? आर्टिकल 15(4) राज्य को शक्ति देता है कि सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े यानी कि एससी और एसटी के लिए सरकार एक विशेष उपबंध कर सकती है। इसको आप सामान्य भाषा में आरक्षण कहते हैं। ठीक, यानी राज्य ऐसे व्यक्तियों को, ठीक, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यानी एससी एसटी के लिए जो भी आरक्षण आप देखते हैं सरकारी शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में, इन सब में, वह अनुच्छेद 15(4) के तहत प्रदान किया गया। ठीक, अच्छा, आरक्षण जो है वो एक अनुच्छेद 15(4), 16(4) एक ऐसे अनुच्छेद हैं जो बड़े ही सेंसिटिव आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। ऐसे ही आरक्षण का नाम आता है तो सारा समाज दो खेमों में बढ़ जाता है, एक आरक्षण के समर्थन में और एक आरक्षण के विरोध में। तो बड़े सेंसिटिव आर्टिकल्स होते हैं ये, तो बड़ा सेंसिटिव तरीके से होना चाहिए। ठीक, तो राज्य के पास ये विशेष प्रावधान है कि वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लोगों को के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने से बताया कि आरक्षण एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि समाज दो खेमों में बढ़ जाता है ना, एक समर्थन में और एक विरोध में। ठीक, देखिए, जिसको मिल रहा है वो समर्थन करता है, जिसको नहीं प्राप्त होता वो विरोध करता है। लेकिन समर्थन करने वाले को और विरोध करने वाले को दोनों को समझना पड़ेगा कि इसके अंतर्निहित तत्व क्या है और क्यों लाया है। भाई, जब देश आजाद हुआ तो हम किसका निर्माण कर रहे थे? हम एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। भारत क्या है? भारत एक राष्ट्र है। एक देश में, एक राष्ट्र में और एक राज्य में अंतर होता है ना। तो राष्ट्र क्या होता है? देश तो होता है जो एक भौगोलिक सीमाओं के भीतर जिसका भी वो कर दिया जाए वो देश होता है। लेकिन राष्ट्र कौन होता है? राष्ट्र का निर्माण उस देश में रहने वाले उस व्यक्तियों से, उस व्यक्ति से या उनके प्रयासों से उसका निर्माण होता है। ठीक, तो अगर आपको एक राष्ट्र के रूप में विकसित होना है तो कैसे कल्पना की जा सकती है कि राष्ट्र का एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा समुदाय जो है वह वंचित रह जाए किसी प्रकार की सुविधाओं से। ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए एक बहुत बड़ा समुदाय जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पीछे था, राज्य ने उसके लिए कुछ विशेष उपबंध किए ताकि वे सब समान स्थिति में आ जाए। क्योंकि रेस कभी ऐसी नहीं हो सकती कि मानिए कुछ व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, कुछ यहाँ खड़े हैं, तो कैसे होगा? तब तो रेस का निर्णय ही नहीं होगा। अगर एक रेस में एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, सही बात है, ये वाला जीतेगा। तो जब इसको भी हम इधर ले आए तब फिर रेस का निर्णय होगा, है ना। और क्या होगा? तब रेस का सही परिणाम निकल कर आएगा। तो अनुच्छेद 15(4) के तहत ऐसे सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष कुछ उपबंध करने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 15(5) इसके आगे की बात करता है। एक्चुअली अनुच्छेद 15(5) को 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, अनुच्छेद 15(5) को
93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 93वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत SC, ST और OBC को निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कुछ विशेष उपबंध बनाए जा सकते हैं। SC, ST और OBC को निजी शिक्षण संस्थानों यानी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, निजी शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रवेश के लिए कुछ विशेष उपबंध बनाए जा सकते हैं, कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। है ना। 15(4) में क्या था? सरकारी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सबको प्रवेश मिल सकता था। लेकिन जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, यानी जैसे बीटेक जो है सरकारी संस्थान भी कराते हैं ना, IIT और कॉलेजेस, वहाँ पर तो था। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं, MBBS कराने वाले, इंजीनियरिंग कराने वाले, MBA, कोई भी जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर पहले प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण का प्रावधान नहीं था। लेकिन 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2006 के द्वारा, जिसमें 15(5) को जोड़ा गया और लिखा गया कि अब प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों को प्रवेश दिलाने के लिए सरकार कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। क्लियर? तो ये जो है अनुच्छेद आपका 15 पूरा हुआ। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 15, 1 और 2 किसकी बात करेंगे? मूल अधिकार की। जबकि 3, 4, 5 राज्य की शक्ति के बारे में बताते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो 15(1) क्या बात करता है? आपकी मूल अधिकार की। राज्य आपसे इन 5 आधार पर धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान, रिलीजन, बर्थ प्लेस, कास्ट, जेंडर, इन आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। 15(2) और आगे की बात करता है कि कोई राज्य तो छोड़िए, स्टेट तो छोड़िए, कोई व्यक्ति भी आपसे इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। 15(3) लेकिन फंडामेंटल राइट से ज्यादा राज्य की पावर की बात करता है कि भाई स्टेट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, शिक्षा के लिए प्रावधान करना, महिला आयोग की स्थापना करना, अदर क्लॉजेस। ठीक, 15(4) राज्य को ही लगता है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए वो कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। 15(5) इसमें भी राज्य की शक्ति के विषय में उसको लग रहा था कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी देना चाहिए, तो उन्होंने उसको प्रदान किया। ठीक, तो यहाँ आज हमने आपका अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 15 तक को बड़ा विस्तार में समझा है। ठीक है, और मेरा ये मैं आशा करता हूँ कि जितने भी अनुच्छेद 12 से 15 तक जितनी भी चीज़ों को आपको समझाया गया वो आपको क्लियर हुआ होगा और जो है वो। ठीक, तो फिर मैं दुर्गेश शाही आज आपका इसी के साथ अब इस क्लास को हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अनुच्छेद 15 के आगे यानी अनुच्छेद 16 से लेके बाकी के अनुच्छेदों को देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।